हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो आज दोस्तों हम नया टॉपिक, जितने भी विद्यार्थी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में देखोगे दोस्तों, तो किसी न किसी पेपर में, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, किसी भी स्टेट का सेट हो, राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, इवन कर्नाटका की बात कर लें, सबके सिलेबस में ये टॉपिक है। हालांकि हमारे यूजीसी नेट की यूनिट में भी ये टॉपिक है। ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवीएस, एनवीएस, जी ट्रिपल एस भी, जितने भी एग्जाम्स में ये टॉपिक सभी में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आईपीआर एंड उसके लीगल इश्यूज क्या है और उसको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है, उसके लिए कन्वेंशंस क्या है, क्या क्या ट्रीटीज हुई और कितने लॉज उससे रिलेटेड यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2026 के लिए सीरियस है, तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा ऑलरेडी एक कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया जा चुका है। काफी सारे विद्यार्थियों ने एनरोल कर लिया है। रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों की यहाँ पर पूरा फॉर्म है, उसके साथ साथ लाइव क्लासेस आपकी ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स, तो आप दिए गए नंबर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स, चाहे वो यूजीसी नेट का कोर्स चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जितने भी सेट एग्जाम होते हैं उनके कोर्सेज चल रहे हैं, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस भी, सभी की संपूर्ण तैयारी यहां पर चल रही है। क्लियर? तो आज की ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार जो आईपीआर है वो आईपीआर क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दोस्तों आसान शब्दों में हम समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि यहां पर आपकी थ्योरी क्या लिखी हुई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगली राइट्स ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, and these creations result from human intelligence and creativity, such as books, research articles, software, inventions, music, paintings, films, trademarks and industrial designs। यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार वे कानूनी अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी इंटेलेक्चुअल राइट्स के लिए दिए जाते हैं। और ये जितने भी रचनाएं हैं ये मानवीय बुद्धि हो गई और रचनात्मकता का परिणाम होती है। जैसे कि बुक्स लोग लिखते हैं, रिसर्च पेपर्स लोग लिखते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बनाया है, कोई नया इन्वेंशन किया गया है, किसी सॉफ्टवेयर को बनाया है, कोई नया इन्वेंशन किया गया है, कोई नई यहाँ पर संगीत, जो नए नए म्यूजिक्स आते हैं, संगीत के साथ साथ पेंटिंग हो गई, पेंटिंग के साथ साथ जितने भी फिल्म्स जो आती हैं, ट्रेडमार्क्स हो गए, और उनकी औद्योगिक डिजाइन, जितने भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है। तो कुल मिला के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आसान भाषा में वो एक प्रकार का ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है। वो क्या है? एक प्रकार का वो है यहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के आधार पर ही चीजें बनती हैं। यही लोग यहां पर नई नई चीजें बनाते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई यानी कि किताबें, नेक्स्ट यहां पर शोध पत्र हो गए यानी कि रिसर्च पेपर्स हो गए। ठीक है, रिसर्च पेपर के बाद इसमें दोस्तों यहां पर सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के बाद दोस्तों इसमें मशीन्स वगैरह जो आजकल यहां पर आती हैं, मशीन्स इन्वेंटेड होती हैं। इसके साथ साथ जो भी आप लोगों का म्यूजिक होता है, संगीत होता है, कोई आप लोग देखते होंगे लोगो लोग बनाते हैं, लोगो किसी ब्रांड को लोग यहां पर क्रिएट करते हैं अपने थ्रू बना के। तो इन सारी चीजों को पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर जो WIP हुए हैं यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक परिभाषा यहां पर दी हुई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, literary and artistic works, design, symbols, names and images used in commerce।
IPR provides creators with exclusive rights over their work for a specific period, encouraging innovation, creativity and economic development. एक बार हिंदी में भी समझेंगे, फिर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि जो WIPO है यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्या परिभाषा होती है। यहां पर दोस्तों हम हिंदी में समझेंगे तो बौद्धिक संपदा का जो अर्थ है वो दिमाग की रचना है। जैसे कि कोई आविष्कार, इन्वेंशन हो गया, जैसे कि आविष्कार, कोई यहां पर साहित्यिक लिटरेचर वर्क, और यहां पर कलात्मक कार्य, डिजाइन किया हुआ कोई चीज, प्रतीक, सिंबल हो गए, नाम, और जितना भी आप लोगों का व्यापार है, ट्रेड है, उसमें इस्तेमाल होने वाली छवि। अब जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रचनाकारों को एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पर WIPO की जो परिभाषा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो अधिकार होते हैं वो एक निश्चित फिक्स टाइम पीरियड के लिए उनके काम पर, उनके जो काम कर रहे हैं उस पर एक स्पेशल अधिकार आपको देते हैं। जब वो उसी पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको एक स्पेशल अधिकार देते हैं तो जिससे नवाचार हो गया, इन्वेंशंस हो गया, रचनात्मकता हो गया यानी कि कोई नई क्रिएटिविटी हो गई, और उसके साथ साथ उस कार्य में आर्थिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो आसान शब्दों में WIPO के अनुसार जैसे कोई भी आविष्कार हो गया, कोई भी साहित्यिक कलात्मक कार्य हो गया, डिजाइन हो गया, प्रतीक के नाम हो गए, ये सारी चीजें यहां पर बौद्धिक संपदा कहलाती हैं। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं कि आखिरकार लाइब्रेरी साइंस में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की लाइब्रेरी साइंस में आखिरकार क्या जरूरत हम लोगों को पड़ी है। क्योंकि हम तो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं सभी लोग, तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार आईपीआर की लाइब्रेरी साइंस में क्या जरूरत पड़ी। तो समझना, यहां पर जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज मैनेज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट्स। क्लियर। Therefore, librarians must understand copyright laws, licensing agreements, digital rights, plagiarism, and ethical use of information to ensure legal access to knowledge resources। यानी कि लाइब्रेरी प्रिंट और डिजिटल दोनों तरह के सूचना संसाधनों का मैनेज करती है और उनको प्रसार करती है। इसी वजह से ज्ञान के संसाधनों तक कानूनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाइब्रेरियन को कॉपीराइट कानून हो गए, कॉपीराइट कानून के अलावा उसके लाइसेंसिंग के समझौते हो गए, लाइसेंसिंग के समझौते के अलावा यहां पर जितने भी जो डिजिटल राइट्स हैं, डिजिटल अधिकार हो गए, इसके साथ साथ साहित्यिक चोरी हो गई, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसके नैतिक उपयोग को समझना जरूरी है। यानी कि समझो, यहां पर जो भी आप लोगों का लाइब्रेरियन होता है, जो भी आप भी कल जाके लोग भविष्य में लाइब्रेरियन बन जाओगे, ठीक है। अब जो भी यहां पर विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी यहां पर लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन का काम केवल और केवल बुक्स को स्टोर करने तक सीमित नहीं होता। कभी भी ध्यान रखना, जो लाइब्रेरियन है उसका काम कभी भी सिर्फ और सिर्फ बुक्स को स्टोर करने तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ उसका जो काम है डिजिटल, एक चीज है डिजिटल, डिजिटल के साथ साथ यहां पर जो भी आप लोगों का प्रिंट डेटा है, एक तो डिजिटल डेटा और दूसरा, एक तो डिजिटल डेटा और दूसरा प्रिंट डेटा, उसको मैनेज करना भी होता है। इसी वजह से जब यहां पर लाइब्रेरियन डिजिटल डेटा और प्रिंट डेटा दोनों को मैनेज करता है, तो इसलिए लाइब्रेरियन को कॉपीराइट, इसी वजह से लाइब्रेरियन को कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट चीज हो गई, लाइसेंसिंग हो गई, प्लेगरिज्म हो गया, प्लेगरिज्म, और इसके साथ साथ फेयर डीलिंग, और इसी चीज के साथ साथ यहां पर फेयर डीलिंग का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, ताकि कानूनी तरीके से कोई भी जो जानकारी है वो यहां पर कानूनी रूप से पहुंचाई जा सके। क्लियर है। तो आपने WIPO के आधार पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, और यहां पर उसका लाइब्रेरी साइंस में इंपोर्टेंस क्या है, हमने सारी चीजें समझ ली। अब हम देखते हैं आखिरकार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीआर क्या है, आईपीआर का मेन उद्देश्य क्या है। देखो, आसान भाषा में समझो,
यहां पर जब भी कोई भी व्यक्ति नया इनोवेशन कर रहा है, तो जो इनोवेशन कर रहा है वो कौन है? वो क्रिएटर है। तो जब भी यहां पर कोई व्यक्ति नया इनोवेशन करता है या नई चीजों का क्रिएट करता है, तो उसका मतलब होता है क्रिएटर को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उस क्रिएटर को एक फिक्स्ड टाइम या फिर उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए या फिर उसे क्या करना है? एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, फिक्स टाइम या फिर उसे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देने होते हैं। हमें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देने होते हैं, यानी कुछ विशेष अधिकार देने होते हैं, ताकि देश में जो यहां पर क्रिएटर है, जो नए नए इनोवेशंस कर रहा है, उसके इनोवेशन से देश में कुछ इनोवेशंस होने के आधार पर देश को एक नया यहां पर पहचान मिल सके, नई आइडेंटिटी मिल सके, और उस आइडेंटिटी के तहत, उस नए इनोवेशन के तहत कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहां पर हो सके, कोई नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर आर्थिक विकास भी यहां पर हो सके। इसलिए यहां पर कुछ उनके लिए, जो भी क्रिएटर होता है, जो नए इनोवेशंस करता है, ठीक है, जो भी क्रिएटर होता है, जो भी क्रिएटर यहां पर इनोवेशंस करता है, जो भी क्रिएटर यहां पर इनोवेशंस करता है, उस इनोवेशंस के आधार पर हमें यहां पर सही तरीके से यहां पर जानकारी उनके लिए संरक्षित, प्रोटेक्ट करी जा सके, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वहां पर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। अब यहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीआर देखते हैं कि आईपीआर के आखिरकार कुछ उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर, कि बौद्धिक संपदा अधिकार के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला आ जाता है दोस्तों, टू एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि जितनी भी यहां पर रचनात्मकता है, जो भी रचनात्मकता को बढ़ाना, क्रिएटर के द्वारा जो भी नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं उनको प्रमोट करना, इसके साथ साथ जो भी यहां पर इनोवेशंस जो हो रहा है, उस इनोवेशंस को बढ़ावा देना। क्लियर। सेकंड आ जाता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स, ठीक है, रचनाकारों और आविष्कारों के अधिकारों की रक्षा करना। अभी हमने वही बात कर रहा था कि जो भी यहां पर क्रिएटर्स हैं, जितने भी यहां पर क्रिएटर्स हैं, पहले हमने वही बात करी कि जितने भी यहां पर क्रिएटर्स हैं और जितने भी यहां पर इनोवेटर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी इनोवेटर्स हैं, उनके अधिकारों की यहां पर उनके उनके राइट्स का हनन होने से रोकना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, उनके राइट्स को हनन होने से रोकना ही सबसे बड़ा काम है। उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड पायरेसी, यानी कि बिना अनुमति के, अगर आप पे अनुमति नहीं है तो यहां पर बिना अनुमति के कॉपी करना और पायरेसी को रोकना, ठीक है, बिना अनुमति के कॉपी करना और पायरेसी को रोकना बहुत जरूरी होता है। टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड पायरेसी, यहां पर आपके पास अनुमति नहीं होनी चाहिए, उसको अगर कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो उसको हमें रोक के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब भी यहां पर कोई क्रिएटर होगा, वो नए नए इनोवेशन करेगा, तो उससे डेफिनेटली आप लोगों की जो रिसर्च है, और रिसर्च होने के साथ साथ जो भी यहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई कोई भी यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें निवेश को बढ़ावा देगा। कोई भी नया इनोवेशन कर रहा है, कोई भी क्रिएटर है, जब वो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें उस निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशन, ठीक है, समझना यहां पर किसी भौतिक वस्तु, फिजिकल ऑब्जेक्ट की नहीं हो रही है, बल्कि उसके विचार की, रचना की, जो उसके क्रिएशन है उसकी सुरक्षा करने की हो रही है। जब उसको यहां पर प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं तो यहां पर उस प्रोटेक्शन के कारण उस पर्टिकुलर चीज से हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर इनोवेशन होगा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों टू एंश्योर फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, जब यहां पर कोई भी क्रिएटर और इनोवेटर्स की चीजें यहां पर प्रोटेक्ट होती हैं तो यहां पर बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है।
ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम समझ लेते हैं कि आईपीआर की आखिरकार पर्पस हमने समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, इसकी विशेषताएं क्या है। द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर, बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार। फर्स्ट वन है दोस्तों इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यानी कि अमूर्त संपत्ति। यह भौतिक वस्तुओं के बजाय बौद्धिक रचनाओं की सुरक्षा करती है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि उसके विचार की, उसके थॉट्स की, उसकी रचना की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर एक्सक्लूसिव राइट्स। तो एक्सक्लूसिव राइट्स यानी कि ओनली द ओनर हैज द लीगल राइट्स टू यूज और ऑथराइज अदर्स, यानी कि केवल जो मालिक होता है, मालिक को ही इसके इस्तेमाल और दूसरों को इसकी अनुमति देने का कानूनी अधिकार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों टेरिटोरियल नेचर, यानी कि राइट्स आर जनरली वैलिड विद इन द कंट्री वेयर दे आर ग्रांटेड, यानी कि अधिकार उसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं जहां पर ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइम बाउंड प्रोटेक्शन। टाइम बाउंड प्रोटेक्शन से मतलब है कि प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर अ लिमिटेड और फिक्स टाइम पीरियड, कि यहां पर जो प्रोटेक्शन मिलता है वो प्रोटेक्शन एक लिमिटेड और फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब है राइट्स कैन बी लाइसेंस्ड और असाइन टू अदर्स, यानी कि लाइसेंस के जरिए किसी को भी ये सौंपा या बेचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लीगली एनफोर्सेबल, यानी कि इन्फ्रिंगमेंट में रिजल्ट इन सिविल और क्रिमिनल एक्शन, उल्लंघन होने पर इसके पीछे सिविल या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया सभी को। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी कैटेगरीज। इसकी कैटेगरीज भी यहां पर अलग अलग आधार पर बांटी गई है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसकी कैटेगरी और उसकी अवधि और उसकी विशेषता उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या होती है ये यहां पर देखेंगे। 3 आधार पर कॉपीराइट मिलेगा आपको, पेटेंट मिलेगा, ट्रेडमार्क मिलेगा, ये मेन है। फिर वर्तमान में यहां पर इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गए, कई सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। ट्रेड सीक्रेट भी देखने को मिलते हैं। वर्तमान में अगर आप बहुत डिटेल में देखोगे तो आप लोगों को यहां पर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार कॉपीराइट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, पेटेंट क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, सब कुछ हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला यहां पर कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट। कॉपीराइट की दोस्तों हम बात करें तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेसी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड साइंटिफिक वर्क्स। जो कॉपीराइट है वो मौलिक साहित्यिक, कलात्मक, संगीत, नाट्य और वैज्ञानिक कार्यों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये आइडिया को नहीं बल्कि जो आइडिया के एक्सप्रेशन है, कई बार कॉपीराइट में ये हम कंफ्यूज आते हैं कि ये आइडिया को ही सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं। अगर आपके पास किसी चीज का आइडिया है और आपने उसका एक्सप्रेशन यानी कि आपने उस आइडिया की अभिव्यक्ति कर दी है, अगर आपने उस आइडिया का एक्सप्रेशन कर दिया तो ये आइडिया को ही नहीं बल्कि आइडिया की अभिव्यक्ति, उसकी एक्सप्रेशन को भी यहां पर संरक्षित करता है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल लिटरेसी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक एंड साइंटिफिक वर्क्स। क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो इसके अंदर यहां पर बुक्स हो गई, जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, शोध पत्र जो हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं, फिल्म्स जो भी है, ठीक है, म्यूजिक जो भी है, पेंटिंग्स हो गई, फोटोग्राफ्स, तस्वीर की बात करें, डेटाबेस की बात करें तो ये सभी चीजें इसमें शामिल होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन होता है लाइफ ऑफ द ऑथर या फिर 60 ईयर्स। ठीक है, इंपोर्टेंस बहुत ध्यान से समझना कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज नॉट द आइडियाज देमसेल्फ। जो कॉपीराइट है वो विचारों का जो भी आप अभिव्यक्त कर रहे हो उनकी सुरक्षा करता है, ना कि स्वयं विचारों की। पहला हो गया। नेक्स्ट आ गया यहां पर पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स यहां पर हमेशा नए आविष्कारों के लिए दिया जाता है। अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स न्यू इन्वेंशन। पेटेंट जो भी है वो नए आविष्कारों की सुरक्षा करता है, ठीक है, दैट आर नोवल, यूजफुल एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो पेटेंट है वो हमेशा, जैसे मेडिसिन आपने अगर कोई बनाई है, कोई मशीन आपने अगर बनाई है,
कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने, ठीक है, कोई लोग देखते हैं बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हैं तो उसको हमने पेटेंट करा लिया, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसको हम पेटेंट कराते हैं। दवाएं हो गई, मशीन्स हो गई, कोई भी किसी भी चीज में, किसी भी विधि में नई तकनीक, इसकी अवधि की अगर बात करें तो इसकी अवधि है दोस्तों यहां पर 20 साल। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क सबसे पहले याद रखना, ट्रेडमार्क जो है वो रिन्यूअल प्रोसेस है। ट्रेडमार्क किसी भी व्यापार की पहचान के लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स द आइडेंटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या बोला कि व्यापार पहचान के लिए, जैसे ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, ब्रांड नेम के साथ साथ किसी चीज का लोगो हो गया, जैसे यहां पर बीएसआई एकेडमी का लोगो है, ठीक है, बीएसआई एकेडमी ब्रांड नेम है। सिंबल हो गया, उसमें टैगलाइन क्या है, टैगलाइन बीएसआई एकेडमी की क्या है, ठीक है, एप्पल की टैगलाइन क्या है, टाटा की टैगलाइन क्या है, गूगल की टैगलाइन क्या है, नाइक की टैगलाइन क्या है, ऐसे अलग अलग ब्रांड की क्या टैगलाइन है। तो ट्रेडमार्क इन चीजों के जरिए जो यहां पर गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये ड्यूरेशन जो है, इसकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों आपसे ड्यूरेशन भी पूछी गई है कि इस ट्रेडमार्क के लिए यहां पर कितनी ड्यूरेशन होती है। अगला आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो उत्पादों के बाहरी रूप रंग को सुरक्षित रखने का काम करती है। जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जो यहां पर इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जो भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बाहरी रूप रंग से, ठीक है, यानी कि मोबाइल फोन हो गया, किसी भी चीज, फर्नीचर है, फर्नीचर का डिजाइन हो गया, अगर कोई बोतल है तो उस बोतल की डिजाइन हो गई, तो कानून के अनुसार यहां पर इस चीज के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि क्षेत्र आधारित, जीआई जो है वो उन उत्पादों की सुरक्षा करते हैं, जीआई हमेशा उन प्रोडक्ट्स की सुरक्षा करते हैं जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो किसी स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप अगर देखोगे दार्जिलिंग की टी, बनारसी साड़ी देखोगे, मैसूर का सिल्क देखोगे, बासमती चावल देखोगे, तो जीआई उन उत्पादों की सुरक्षा कर रहे हैं जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब है कि जहां पर कोई भी जानकारी, कोई भी आप लोगों की बिजनेस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बनी होती है, यानी कि उस गोपनीय जानकारी को सुरक्षा करना। कोको कोला का क्या फॉर्मूला है बनाने का, आज तक किसी को नहीं पता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, कोई कस्टमर का डेटाबेस हो गया, अगर आप लोगों के पास, किसी के पास आप लोगों का डेटाबेस है, समझो वो चोरी हो गया तो कितनी बड़ी बात है। तो प्रोटेक्शन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सीक्रेसी इज मेंटेन। सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक गोपनीय बनाई रखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट्स न्यूली डेवलप्ड प्लांट वेराइटीज। ये जो है पौधों की नई विकसित किस्मों की सुरक्षा करता है। जैसे मान लो यहां पर पौधों की नई किस्म है, पीबीपी हो गया, एफआर हो गया, ये सही यहां पर सारी की सारी यहां पर ये पौधों की नई किस्म है, प्रजाति है। तो किसानों के अधिकार एवं नई किस्म जो किस्म है उनके संरक्षण हेतु प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन को लाया गया था। ये क्या काम करता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। क्लियर है? अब कुछ हम आईपीआर से इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि WIPO क्या है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य क्या है? जितने भी वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर जितने भी संधीज जो चल रही हैं, जितने भी यहां पर ट्रीटीज चल रही हैं, जितने भी संधीज हैं, जितने भी ट्रीटीज हैं, जितने भी कन्वेंशंस जो हो रहे हैं, जितने भी ट्रीटीज हैं, जितने भी कन्वेंशंस हो रहे हैं, उनका संचालन करना और आईपीआर का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो प्रमोट्स ग्लोबल आईपीआर प्रोटेक्शन, यानी कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा और उसको बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट हम बात करें एडमिनिस्ट्रेट इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधि हैं उनका प्रबंधन करने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवाइड्स लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी कानूनी है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जो भी नवाचार जितना भी रचनात्मकता है उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। ईयर सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि ईयर जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। यह जो है ट्रिप्स समझौते का संचालन करता है, जितने भी यहां पर जो ट्रिप्स समझौते हैं उनका संचालन करता है। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जितने भी उसका प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो न्यूनतम स्टैंडर्ड है, जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है, उनको तय करने का काम कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहां पर हम कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज क्या क्या हुई थी, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियां क्या क्या हुई थी यहां पर, इन नियम्स को लाने के लिए, IPR को पहचानने के लिए, तो हम समझते हैं। सबसे पहले हुआ था दोस्तों पेरिस कन्वेंशन। कब हुआ था पूछा जाता है, 1883 में यहां पर पेरिस कन्वेंशन हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपत्ति जो है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि पेटेंट हो गए, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गए। ये पेटेंट और ट्रेडमार्क पर पहला समझौता है। इसका जो मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, जितना भी जो नेशनल ट्रीटमेंट है, ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट, विदेशियों के साथ अपने नागरिकों जैसा व्यवहार करना, यानी कि राइट ऑफ प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स करना, ये पेरिस कन्वेंशंस में बात की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर बर्ने कन्वेंशन जो 1886 में हुआ था। इसमें दोस्तों जितने भी साहित्यिक, यानी कि जो भी लिटरेरी से रिलेटेड वर्क है, जितने भी आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड लोग कार्य हैं, लिटरेरी और आर्टिस्टिक थे, उन कार्यों के लिए पहला कॉपीराइट सम्मेलन था। ठीक है। कॉपीराइट ऑटोमेटिक मिलता है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952। इसको जो है, इसको यहां पर यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए ये इंटरनेशनल कॉपीराइट कानून की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों यहां पर रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन की बात करें तो 1961 में रोम कन्वेंशन आया था। रोम कन्वेंशन में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी कलाकार हैं, रोम कन्वेंशन में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग संगठन है, जितने भी फोनोग्राम्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, फोनोग्राम निर्माता हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए यहां पर रोम कन्वेंशन 1961 में बात की गई। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट कब आया था, 1995 में ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है। इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो यह जो है WTO के द्वारा संचालित होता है। इसके अंदर दोस्तों यहां पर कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, सभी के लिए यहां पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स इसमें तय किए जाते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों WIPO कॉपीराइट ट्रीटी। ये कब आया, ये 1996 में आया। जितने भी डिजिटल उपकरण हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस हो गए, डिजिटल साउंड हो गए, रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी कॉपीराइट से संरक्षित ये होते हैं। ठीक है। क्लियर है। यहां पर सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलो अब हम यहां पर इसके कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंगाइजेस कॉपीराइट फ्रॉम पेटेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस वेयर एज पेटेंट प्रोटेक्ट्स लिटरेसी वर्क, या फिर पेटेंट प्रोटेक्ट आइडियाज वेयर एज कॉपीराइट प्रोटेक्ट डिस्कवरीज, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज वेयर एज पेटेंट प्रोटेक्ट नोवेल एंड इन्वेंशन। दोस्तों यही लग रहा है कि यहां पर हमने बताया था क्या
वो सिर्फ आइडियाज को नहीं, जबकि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को सुरक्षित रखते हैं, खुद विचार को कभी नहीं। और जितने भी यहाँ पर पेटेंट्स होते हैं वो नवीनतम आविष्कारों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पेरिस कन्वेंशन? पेरिस कन्वेंशन में कौन कौन सी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस की गई? सबसे पहले अभी बताया था पेरिस कन्वेंशन कब हुआ, तो पेरिस कन्वेंशन हुआ था 1883 में। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औद्योगिक संपत्ति पेटेंट ट्रेडमार्क से जुड़ा है। इसके अंदर दोस्तों नेशनल ट्रीटमेंट हो गया, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हो गया और इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट हो गए, सभी चीजें यहां पर आ जाती है। क्लियर? और ये वर्ण कन्वेंशन 1886 का साथ साथ हिस्सा भी बने थे, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहां पर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्न कन्वेंशन। अब बर्न कन्वेंशन से कौन कौन सा यहां पर रिलेटेड है बताओ। सबसे पहले बर्न कन्वेंशन हुआ था यहां पर 1886 में, और वहां पर लिखा गया था जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट ऑटोमेटिक है और रजिस्ट्रेशन उसमें कंपलसरी नहीं होता। और वो कॉपीराइट किस लिए मिला जाता है? तो कॉपीराइट वो लिटरेरी और आर्टिस्ट्री वर्क के लिए मिला जाता है। इसके साथ साथ वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक राइट अंडर कॉपीराइट? कॉपीराइट में कौन कौन से यहां पर फॉलोइंग राइट्स हैं वो यहां पर शामिल होते हैं। इकोनॉमिक राइट्स दोस्तों वे अधिकार है जिसमें जो भी क्रिएटर्स होता है, जो भी क्रिएटर्स है, जो भी लेखक है, रचनाकार है, वो पैसे कमा सकता है। कैसे? किसी कार्य को रिप्रोडक्शन करके, किसी काम को डिस्ट्रीब्यूशन करके, किसी भी काम को ट्रांसलेट करके, या फिर किसी भी काम को एडप्टेशन यानी कि उसमें बदलाव करके। और ये चारों के चारों ही इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ? बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसमें से कौन सा कॉपीराइट लॉ में यहां पर प्रोटेक्टेड नहीं होता? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, रिसर्च पेपर होता है, म्यूजिकल कंपोजिशन होता है। भाई मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा, एक में भी मैथमेटिकल फॉर्मूला बोला हूं। तो नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू वायलेट कॉपीराइट लॉ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डाउनलोडिंग एन एंटाइर्ड लाइसेंस डेटाबेस एंड शेयरिंग इट पब्लिकली। ये यहां पर कॉपीराइट लॉ में वायलेशन माना जाता है। तो मुझे लगता है यहां पर आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बता दिया। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छे क्वेश्चन लिए थे, जिस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। तो ये कंप्लीट दोस्तों इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? और इससे रिलेटेड दोस्तों आपको किसी भी अगर कोर्स से रिलेटेड जानकारी, किस तरह का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, लैंग्वेज कैसी होगी, कंटेंट बीएसआई एकेडमी कैसा प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑलरेडी पेड कोर्सेज में आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट इससे रिलेटेड दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी यूजीसी नेट या फिर सेट की केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जीएसएसबी भी किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।